नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब जबकि तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है, बिहार में एक बार फिर से चर्चा है कि क्या तेजस्वी डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी के इर्द गिर्द इकट्ठे अति पिछड़े वोट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम के इर्द गिर्द इकट्ठे दलित वोट के साथ माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण की अभेद्य किलेबंदी कर पाएंगे। कहा जाता था कि इसकी कोई काट नहीं है, लेकिन इसी को ध्वस्त करके नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सत्ता में है। अब जबकि महागठबंधन तेजस्वी के पीछे खम ठोक कर मैदान में उतर पड़ा है, माई समीकरण फिर से चर्चा में है और इसने नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी तक के माथे पर बल्ला दिया। माई समीकरण हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटना और जाति के नाम पर बांटना। मेरे एम में महिलाएं हैं जो कि हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। मेरे वाई में युवा है। चिराग पासवान को माई समीकरण समझ में नहीं आएगा और मोदी की गोदी में बैठकर तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह को खुद ही यह समीकरण समझ में नहीं आता। पूछना ही है तो नीतीश कुमार से पूछिए, वो बताएंगे कि आखिर क्यों उन्हें इस समीकरण का तोड़ निकालने में 10 साल लग गए। इस समीकरण को नीतीश कुमार ही समझ सकते हैं, लेकिन 2020 वाले नीतीश कुमार अब की हालत में वो भी नहीं समझ पा रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो एनडीए के बाकी साझीदार पार्टियों की तरह इस समीकरण को इतने हल्के में नहीं ले। आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर का पहले क्या हाल था, आप उन लोगों का क्या हाल था पहले। 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं। नीतीश भी जानते हैं कि 20 साल राज करने के बाद उनकी इस घिसी पिटी बात में कोई वजन नहीं बचा है। 2025 के बिहार चुनाव में आरजेडी को छोड़कर बाकी सभी दलों ने मुसलमानों और यादवों को अछूत मान लिया है। आरजेडी को छोड़कर कोई भी दल उन्हें टिकट देने को तैयार नहीं है। राजनीति में मुसलमानों को एक किनारे समेटने के बाद बीजेपी की नई रणनीति में अब यादवों के लिए कोई जगह नहीं है और इसी फॉर्मूले पर जेडीयू समेत एनडीए की बाकी साझीदार पार्टियां भी चल रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि जिस एमवाई समीकरण को साधकर लालू यादव 15 साल तक बिहार की सत्ता पर विराजमान रहे, बिना उसमें सेंध लगाए क्या बिहार की सत्ता हासिल की जा सकती है। देखिए, बिहार के कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी है 17%, यादवों की भागीदारी है 14%, दोनों मिलाकर बनते 31%, लगभग 1/3। ये आरजेडी के समर्थन में मजबूत गठजोड़ बनाते हैं। बीजेपी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाकर लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों की 17% आबादी को करीब करीब निष्प्रभावी कर दिया है। लेकिन क्या 31% के चंक को इसी रणनीति के आधार पर ठिकाने लगाया जा सकता है? राजनीति को समझने वाला बच्चा भी कहेगा हरगिज नहीं। लेकिन बीजेपी ने बिहार चुनाव में एमवाई समीकरण की अनदेखी करके ऐसा कदम उठा लिया है जो उसकी लुटिया डुबो सकता है। बिहार को गुजरात की तरह हाँकने की अमित शाह ने बहुत बड़ी भूल कर। भाई कहाँ एमवाई समीकरण है? एमवाई समीकरण अगर होता तो 40 मुसलमान विधायक होते। आप मुझे बताइए, बिहार से कितने मुस्लिम एमपी जीत कर गए हैं? समीकरण में तो रोज कैमरे पर कहता हूं, समीकरण एमवाई नहीं है, वाई एम है। बीजेपी की राजनीति ही मुस्लिम विरोध से शुरू होती है, नफरत से शुरू होती है। इसीलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि बिहार में बीजेपी ने मुसलमानों को एक भी सीट नहीं दी। पार्टी के पुराने वफादार रहे शाहनवाज हुसैन तक को टिकट के नाम पर ठेंगा दिखा दिया। लेकिन यादवों से बीजेपी का मुसलमानों की तरह बैर नहीं रहा है। फिर भी इस बार के चुनाव में बीजेपी ने यादव समुदाय के 6 से ज्यादा सीटिंग विधायकों के टिकट काट दिए। नंद किशोर यादव जैसे दिग्गज नेता को जबरिया रिटायर करवा दिया, जो पटना साहिब सीट से लगातार 7 बार से जीतते आ रहे थे। इसके अलावा राम सूरत राय, प्रणव यादव, पवन यादव, जयप्रकाश यादव, मिश्री लाल और प्रहलाद यादव जैसे मौजूदा बीजेपी विधायकों के टिकट काट दिए। बीजेपी ने इस बार सिर्फ 6 यादव उम्मीदवार उतारे, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 15 यादवों को टिकट दिया था। 2022 में 22 यादवों को उम्मीदवार बनाया था। मतलब मुसलमान वोटर की तरह ही बीजेपी को अब यादव वोटर की कोई फिक्र नहीं रह गई है।
जबकि आरजेडी के मजबूत एमवाई समीकरण के बावजूद 25 से 30% यादव आरजेडी को छोड़कर दूसरी पार्टियों को वोट करते रहे। बीजेपी के इसी फॉर्मूले के आधार पर इस बार जेडीयू ने भी मुसलमान और यादव वोटरों को 2 कौड़ी का मान लिया है। नीतीश कुमार ने इस बार सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए, जी हां, सिर्फ 4, जबकि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, आधे से भी कम कर दिए। मुसलमानों की तरह यादवों को भी नजरअंदाज किया। जेडीयू ने इस बार 8 यादव उम्मीदवार उतारे, जबकि 2020 के चुनाव में उसने 12 यादवों को टिकट दिया था। पिछले साल जेडीयू से सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि वो यादवों और मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों समुदायों ने उन्हें वोट नहीं किया है। उनके शब्द थे, यादव और मुसलमान हमारे यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत है, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, लेकिन मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा। लगता है नीतीश कुमार भी उनके राय से इत्तेफाक रखते हैं, तभी तो मुसलमानों के टिकट तो काटे ही, यादवों को भी अनदेखा कर दिया। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था पहले, इसलिए वर्ष 2006 में से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब वर्ष 2016 में भी 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों, वहां पर भी रात में कहीं कहीं जाके गड़बड़ करता था, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको देख करके 16 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। नीतीश जैसे मंजे हुए नेता बीजेपी की राह पर चल चुके हैं, तो क्या 31% वोटर की ऐसी अनदेखी भारी नहीं पड़ेगी? आरजेडी को छोड़कर किसी को भी मुसलमान और यादव वोटरों की परवाह नहीं है। इसका फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम यादव वोट बैंक की गोलबंदी किसकी तरफ होगी? यह चुनाव नतीजों में बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता है। गौर कीजिए, 2020 के चुनाव में केवल 37.9% वोट शेयर के साथ एनडीए ने सरकार बना ली थी। यानी आरजेडी को बाकी जातियों के वोटरों को ज्यादा खींचने की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस बार तो आरजेडी का एमवाई समीकरण पहले से भी ताकतवर है, क्योंकि इस बार एम में मुसलमान ही नहीं, मल्लाह जाति के वोटर भी शामिल हैं। महागठबंधन में शामिल अति पिछड़े समुदाय से आने वाले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी बड़ा खेल कर सकती है। वीआईपी ने अपने 15 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इनमें से अधिकांश उम्मीदवार मल्लाह जाति के हैं। मल्लाह जाति बिहार में मुख्य रूप से नदी किनारे बसे मछुआरे हैं, जिनकी आजीविका मछली मारने से जुड़ी है। यह समुदाय अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के तहत आता है। इस जाति का असर उत्तर प्रदेश के मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों में ये प्रभावी असर रखते हैं। ये सीधे सीधे नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक को प्रभावित करेंगे। इसी तरह आईपी गुप्ता की पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा है। आईपी गुप्ता खुद सहरसा से उम्मीदवार है। ये ताती तत्वा जाति से आते हैं। बिहार में इसका 2 से 3% का वोटर आधार है। मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में इसका भी असर है। ये वोट बैंक महागठबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दलित जाति से आने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राकेश राम को लेकर भी दलितों में उत्साह है। ऊपर से आरजेडी ने इस बार नीतीश कुमार के वोटर रहे कुशवाहा समाज से 13 उम्मीदवार उतार दिए। ऐसे ही नहीं, तेजस्वी यादव इतने आत्मविश्वास में दिख रहे हैं। तो महागठबंधन ने एक शानदार सामाजिक समीकरण तैयार किया है। उसने नीतीश कुमार के पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक में करीने से सेंध लगा दी है, और यह एनडीए की घबराहट की वाजिब वजह है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और एनडीए ने एमवाई समीकरण को बहुत हल्के में ले लिया। इस बार अमित शाह और मोदी ने बिहार को पढ़ने में भारी भूल कर दी, या फिर कहें कि नीतीश कुमार की सीमित सक्रियता ने उनकी राजनीतिक समझ की पोल खोल डाली। जता दिया है कि बिहार उनकी समझ से सरासर बाहर है और वो समझ ही नहीं पाए कि यहां गुजरात का नफरती मॉडल नहीं चलता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।